हेलो स्टूडेंट्स, आपका इस चैनल पर स्वागत है। आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। आप देख सकते हैं कि आज जो पार्ट होने वाला है पार्ट 4 है और इससे पहले आपको 3 पार्ट हो चुका है वर्क एनर्जी एंड पावर का। ये क्लास 11th है, तो इसमें फिजिक्स में जो है कि हम लोग आज पार्ट 4 पढ़ेंगे, जिसमें काइनेटिक एनर्जी के बारे में आपको पूरा जानकारी दिया जाएगा। पार्ट 3 में आपको काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन वगैरह सारा चीज कराया जा चुका है और फिर क्या बोलते हैं कि रिलेशन भी होता है इसका मोमेंटम के साथ होता है। तो मोमेंटम का फॉर्मूला आपको पहले से पता होना चाहिए कि P इज इक्वल टू एम इंटू भी होता है। तो यहाँ पर m और v स्क्वायर है, ठीक है। तो v स्क्वायर है तो हम इसको ऐसा कन्वर्ट कर देंगे कि इससे मैच करने लगे। जैसे मान लीजिए कि अगर हम इसको इधर स्क्वायर करते हैं तो इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर हो जाना चाहिए, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पे देखिए आप लोग कि अगर हमारा m स्क्वायर भी स्क्वायर रहेगा तभी हम p स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे 1/2 m और इसमें m बाई m से मल्टीप्लाई कर देंगे बाई सिंपल रूल, ठीक है। और यहाँ पर v स्क्वायर हो जाएगा। तो आप देखिए कि ऊपर m स्क्वायर बन करके आ जा रहा है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं m स्क्वायर v स्क्वायर बाई नीचे 2m लिख सकते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं, नीचे 2m लिख सकते हैं। और जब 2m लिखेंगे ऊपर देख लीजिए आप लोग और इससे मैच करा के देखिए। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी को अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, p स्क्वायर बाई 2m भी लिख सकते हैं। तो आपसे कभी कभी बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जाता है और उसमें ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन दिया हुआ रहता है, जिसमें पूछा जाता है कि रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, काफी अच्छा फॉर्मूला है। अब यहाँ से देखिए आपके लिए इंपोर्टेंट पॉइंट क्या निकल करके आ जाता है। जैसे अगर मास कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम पर डिपेंड करेगा। और यहाँ से हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना, p स्क्वायर इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2m और k लिख देंगे। k से आपको याद रखना है काइनेटिक एनर्जी, u से पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ से जब हम लोग मोमेंटम निकालेंगे तो 2m और k और ये रूट ओवर हो जाएगा। अब बहुत सारा बुक में देखिएगा कि इसको ऐसे भी लिखा जाता है 2m और k को कभी कभी ek ऐसे भी लिख देता है, इस प्रकार से। अब यहाँ देखिए अगर मास कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करेगा मोमेंटम। अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है तो मोमेंटम किस पे डिपेंड करेगा, मास पे डिपेंड करेगा। जैसे ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं जिसमें इस पर बताए जाते हैं आपको। जैसे इस प्रकार से मान लीजिए एक छोटा सा क्वेश्चन में आपको हम समझा रहे हैं कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है ए है और यहाँ पर भी एक ऑब्जेक्ट है बी है, इस प्रकार से। और यह जो ऑब्जेक्ट है इसकी काइनेटिक एनर्जी है ना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी ए इस प्रकार से लिखा हुआ है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी ए और ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी बी, और ये दोनों का इक्वल काइनेटिक एनर्जी है, इक्वल काइनेटिक एनर्जी है। ऐसे आपको दे रखा है, मान लीजिए एक क्वेश्चन है, लेकिन मास दोनों का, इसका मास m1 और इसका मास m2। मान लीजिए कि ये मास है 9 kg और ये मास है 36 kg, इस प्रकार से। तो बोलेगा यहाँ पर आपसे कि फाइंड द रेशियो ऑफ दियर मोमेंटम। और ये टॉपिक आपको सेकेंड ईयर में आप ड्यूल नेचर पढ़ेंगे तो वहां पर भी आपको काम आने वाला है। एटम पढ़ेंगे वहां पर भी आपको ये फॉर्मूला काम आने वाला है ना। तो इस तरह से आप इसको जरूर से जरूर समझिए और बनाने का प्रयास कीजिए। तो जैसे ही हमसे मोमेंटम का बात यहाँ पर पूछ दिया तो कैसे इसको बनाएंगे देखिए, है ना। फाइंड द रेशियो ऑफ दियर मोमेंटम, मतलब P1 बाई P2 इक्वल टू P1। तो P1 यहाँ पर देखिए काइनेटिक एनर्जी अगर कांस्टेंट हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी अगर कांस्टेंट हो जाता है तो मोमेंटम किस पर डिपेंड करेगा, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो जाएगा, 2 तो कांस्टेंट होता ही है तो मास पे डिपेंड करेगा, इस प्रकार से। तो ये मोमेंटम का फॉर्मूला हो जाएगा, है ना। तो इसको यहाँ पे ऐसे लिख देंगे रूट m1 बाई रूट m2। समझ रहे हैं कि नहीं, इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। अब आप यहाँ देख सकते हैं 9 और 36, मतलब पूरा पूरा ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ऊपर 9 और नीचे 36, ऊपर 3 आ जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा 6 छक 36, मतलब 1/2, मतलब 1:2।
तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम आपके लिए लिख दे रहे हैं आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्लस में अब देखिए आपको और इसको में हम समझा रहे हैं कि यहाँ पे अभी हम लोग काइनेटिक एनर्जी को कांस्टेंट किए थे, इसी प्रकार से मास को भी कांस्टेंट कर सकते हैं कि दो बॉडीज हैं और दोनों का मास सेम है बट काइनेटिक एनर्जी अलग अलग है। मान लीजिए इसी सवाल में आपको हम ऐसे समझा दे रहे हैं कि अब यहाँ पर मान लीजिए लेट मास जो है ना, मासेस आर सेम, मान लेते हैं कि मासेस आर सेम ऐसे, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट का जो काइनेटिक एनर्जी है ए ऑब्जेक्ट का है ये 36 जूल है और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेकेंड ऑब्जेक्ट बी ऑब्जेक्ट का मान लीजिए कि 64 जूल है, इस प्रकार से, है ना। अब पूछेंगे कि आप यहाँ पर मोमेंटम का रेशियो बता दो भाई, तो क्या होने वाला है P1/P2। तो फिर से वही देखिए मास कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी समझ रहे हैं आप लोग, काइनेटिक एनर्जी का क्या हो जाएगा। तो इस प्रकार से काइनेटिक एनर्जी को हम लोग निकालेंगे तो डायरेक्टली फर्स्ट का और बटा सेकेंड का, इस प्रकार से। तो क्या हो जाएगा देखिए आप लोग, है ना। तो ऊपर 36/64 और इन लोग का करेंगे तो 6/8 हो जाएगा, मतलब कि 3/4 हो जाएगा, मतलब 3:4 हो जाएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग, कोई दिक्कत। तो इस प्रकार से हम लोग इसको बना सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें अभी काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन पर आधारित जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं जो आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो आपको बताया जा रहा था। पहले ऐसे क्वेश्चन को आप समझ लीजिए, फिर अब यहाँ पर आपको हम एक और चीज समझाने जा रहे हैं इसी में जो काफी इंपोर्टेंट है। जैसे किस तरह से है उसको देखिए। तो आपको मैं समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और इस इलेक्ट्रॉन को हम अप्लाई कर देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस V, है ना। तो जब ऐसा हम करेंगे इस तरह से, तो ये इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से ऐसे मूव कर जाएगा, तो इसके पास कुछ स्पीड हो जाएगा, V स्पीड हो जाएगा। जब V स्पीड हो जाएगा तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी जो 12mv² के बराबर हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी इसमें आएगी ये कहाँ से आएगी, ये भी तो किसी वर्क के बराबर होगा, है ना, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, कोई भी एनर्जी हो तो वर्क डन के बराबर ही होता है। तो यहाँ पर भी जब इसको हम लोग अप्लाई करते हैं तो आप छोटे क्लास में पढ़े होंगे, है ना, छोटे क्लास में। जैसे यहाँ पर आप इसका हेडिंग इस प्रकार से बना लीजिएगा, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम हमको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर V बराबर W/Q एक फार्मूला होता है पोटेंशियल का, है ना, जिसको हम लोग लिखेंगे W/E लिख लेंगे। तो यहाँ से जब W आप निकालिएगा तो E इंटू V हो जाएगा। तो ये हमारा एनर्जी है। यहाँ पर जो एनर्जी अप्लाई हुई थी वो कितना एनर्जी अप्लाई हुआ था, E इंटू V अप्लाई हुआ था, ठीक है। और ये एनर्जी इसके बराबर हो जाएगा, समझ गए, इसके ये एनर्जी बराबर हो जाएगा, मतलब EV के बराबर हो जाएगा। तो आपको पता है कि ये फार्मूला कितना होता है, P²/2m होता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं P²/2m और me मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू E इंटू V, यही हमारा काइनेटिक एनर्जी के बराबर है ना। तो सेकेंड ईयर में आपको काफी काम आएगा ये फार्मूला। यहाँ से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो P² = 2me इंटू V। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, और ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना। पोटेंशियल इसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, ये पोटेंशियल है, ये वाला, है ना, V से पोटेंशियल होता है। तो यहाँ से आप मोमेंटम निकालेंगे तो √/2me इंटू V। तो ये मोमेंटम का फॉर्मूला आ जाता है। तो ये मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। इसमें ये टर्म और ये टर्म और ये भी कांस्टेंट होता है, बस यहाँ पर वोल्टेज अलग हो जाता है। मतलब ये कह रहा है
कि वोल्टेज पर ये काफ़ी डिपेंड करता है। ज़्यादा अगर हम इसको वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा फास्ट करेगा और उसका मोमेंटम भी ज़्यादा हो जाएगा। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है नॉलेज के दृष्टिकोण से। आप इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जो भी है, ठीक है। अभी देखिए इसमें आपको आगे बता रहा हूँ कि क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का। कुछ और बातें हैं जो आपको एनसीईआरटी से हम लोग चलेंगे हल्का, है ना। देखिए कैसे, तो जैसे कि आपको बता रहे हैं कि आपका जो एनसीईआरटी बुक है उसमें कुछ आपको बातें बताई गई हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि कोई कार है आपके पास, ठीक है, कोई कार है। अगर कोई कार है और कार का मास 2000 केजी है, ठीक है, इस प्रकार से। अब कार जो है उसकी स्पीड कितनी है, स्पीड है 25 मीटर पर सेकेंड। मतलब एक नहीं रहता है जैसे जनरल टाइप का स्पीड, जनरल टाइप का मास का बात किया जा रहा है। तो इसकी अगर काइनेटिक एनर्जी अगर हम लोग निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो हाफ एम वी स्क्वायर से निकालेंगे, ठीक है। तो हाफ और एम, एम कितना है तो यहाँ पर है 2000 और भी कितना है तो ये है 25, 25 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको जो है बुक में दे रखा है 6.3 10⁵ और किलो जूल में एनर्जी निकल करके आएगा। मतलब जो कार जो 2000 केजी का कार है अगर इतना की स्पीड से चल रहा है 25 मीटर पर सेकेंड, अगर आप इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 18/5 से भागा देना पड़ेगा। तो 5 25, 18 5 90 किलोमीटर पर आवर ये होता है। मतलब अगर कोई कार इतना की स्पीड में चल रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत खतरनाक होगी। इस प्रकार की काइनेटिक एनर्जी होगी, समझ गए। इसी प्रकार से एक और आपको एग्जाम्पल ऐसे दिया हुआ है, जो रनिंग एथलीट होता है, रनिंग एथलीट है ना, जो एथलीट होता है जिसको हम लोग धावक बोलते हैं। तो मान लीजिए कि एक पर्सन है ना, जिसकी मास कितनी है 70 केजी है। ऐसा आपका टिपिकल मतलब जो होता है जनरल टाइप का, उस पर बात किया गया है। और उसका स्पीड का आपको बताया है कि वो 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। मतलब एक सेकंड में 10 मीटर चला जा रहा है, काफी स्पीड में दौड़ रहा है, तबे तो एथलीट है, तबे तो धावक है ना। तो इसकी अगर काइनेटिक एनर्जी की बात की जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा। आपको याद रखना है, बार बार फॉर्मूला लिखना है, समझ गए, तभी आप इसको सीख पाइएगा। तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा इसका 1/2 और मास 70 और स्पीड 10 स्क्वायर कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 35 आ जाएगा और 100 आ जाएगा। मतलब कितना लिखेंगे इसको तो 3.5, 1 2 3 3 अंक पर किलो जूल, 3.5 किलो जूल आपका ये आ जाएगा, समझ गए। इस प्रकार से आपका इसका एनर्जी निकल करके आ जाएगा 3.5 किलो जूल, है ना। इसको भी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा अच्छा से। इसको अगर हम लोग कट करेंगे तो कितना आएगा 1000 आ जाएगा और 25 गुना 25 करेंगे तो 625 हो जाएगा। 625 मतलब 625 ऐसे, और यहाँ पर 1000 ऐसे, देखिए है ना, बना दिए। और इसको लिखेंगे जूल, ये है जूल, और इसको हम लोग बराबर करेंगे और तब इसको लिखेंगे। देखिए 1 2 3 4 5, अगर किलो जूल में लिखना है तो 625 किलो जूल ही लिखेंगे, समझ गए कि नहीं। और अगर 5 पावर में लिखना है तो यहाँ पर देखिए 5 पावर, 5 पावर का मतलब 1 2 3 4 5। तो आपका एनसीईआरटी बुक में भी इसमें गलत लिखा हुआ है, किलो जूल में एनर्जी लिखा हुआ है बट यहाँ पर लास्ट में गलत कर दिया है, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा खुद से, ये जो हम लिख रहे हैं ये पूरा पूरा सही है ना, ठीक है। ऐसे लिखेंगे, किलो जूल में लिखेंगे तो इस प्रकार से होगा 625 किलो जूल होगा, ठीक है। चलिए, और इसको पावर के रूप में लिखेंगे तो इतना लिखा जाएगा। तो ये कोई आदमी है, कोई मैन है, कोई पर्सन है, कोई एथलीट है, उसकी जब इस प्रकार से दौड़ता है, इतना स्पीड में दौड़ता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी होती है। एक आम आदमी की बात की जा रही है जो इस प्रकार से दौड़ता है। हम लोग बात कर लेते हैं हल्का सा बुलेट का। इसमें बुलेट का भी एक एग्जाम्पल दे रखा है। ये सब ऑब्जेक्टिव मान लीजिए एक तरह से न्यूमेरिकल है, ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये बुलेट है। अब बुलेट का जो मास होता है वो लगभग आपको 5 × 10⁻²kg में लिखा हुआ है। तो इसको ग्राम में हम लोग कर देंगे, है ना। मतलब ये केजी में आपको दे रखा है मास को, तो इतना मास है, इसको नीचे भागा दे देंगे तो हो जाएगा कितना, ये केजी में है। देखिए केजी में इसको भाग दे देंगे तो हो जाएगा ऐसे 5/100 ऐसे हो जाएगा केजी, ठीक है। तो इसको हम लोग गुना करेंगे तो ये आपका 50 ग्राम के लगभग बराबर आ जाएगा।
50 ग्राम, है ना। केजी में 3 जीरो, 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 1 जीरो बच जाएगा, तो 50 ग्राम के बराबर हो जाएगा। तो केजी में इतना रखा है। इसकी जो स्पीड दे रखी है 200 मीटर पर सेकेंड रखी है, मतलब बुलेट काफी स्पीड में चलती है, 200 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी जब काइनेटिक एनर्जी आप निकालेंगे तो हाफ एम वी स्क्वायर 1/2, और एम कितना है तो 5 इंटू 10⁻⁻², और भी कितना है तो इसको स्क्वायर कर देंगे, 200 को स्क्वायर कर देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो कितना आ जाएगा देखिए, यहाँ पर इसको भाग दे देंगे, यहाँ से भी भाग दे सकते हैं, तो 2.5 इसको कट करेंगे, और ये 10⁻⁻², और यहाँ पर 2 दूनी की 4 और 4 जीरो 10 के पावर 4 ऐसे आ जाएगा, और इसको लिखेंगे हम लोग जूल, है ना। अभी सबको किलो जूल में लिखते आ रहे थे, तो 25 चौके 100 हो जाएगा, 25 चौके 100 मतलब 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यहाँ से 2 से 2 ये मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो बचेगा 2, ऐसे जूल, 1000 जूल, 1000 जूल की एनर्जी से चल रही है। तो इसको हम लोग लिखेंगे 1 किलो जूल, इस प्रकार से। अगर किलो जूल में लिखेंगे तब एनर्जी को किलो जूल में, मेगा जूल में ऐसे लिखना चाहिए हम लोग को, ठीक है। ऐसे इस प्रकार से बहुत सारा यहाँ पर दिया हुआ है। एक स्टोन को ड्रॉप करेंगे, रेन ड्रॉप का जो होता है स्पीड 9 मीटर पर सेकेंड होता है, उसका मास, उसका भी काइनेटिक एनर्जी, एयर मॉलिक्यूल्स का भी काइनेटिक एनर्जी आपको बता रखा है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारा चीज इसमें दे रखा है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। इस प्रकार से एग्जाम्पल को आप समझ लीजिए, जो आपका बुक का ही एग्जाम्पल है, इसीलिए आपको बता दिया गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट में आपको हम बता रहे हैं कि बुक का ही कहानी क्या लिखा हुआ है। चलिए देखिए तो कैसे है, इसमें क्वेश्चन एक आपको इसमें दे रखा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि इन अ बैलिस्टिक डेमोन्स्ट्रेशंस अ पुलिस ऑफिसर फायर्स अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम। कह रहा है कि बैलिस्टिक, है ना, बैलिस्टिक, हाँ, बैलिस्टिक्स डेमोन्स्ट्रेशन में पुलिस जो है आपको 50 ग्राम का बुलेट रखा है, और स्पीड 200 मीटर पर सेकंड, जो अभी बताए थे आपको। मान लीजिए इस प्रकार से बुलेट है, और बुलेट 50 ग्राम का है, और स्पीड इसका 200 मीटर पर सेकेंड ऐसे रखा है, और यह बुलेट इस प्रकार से आगे की ओर जा रहा है। यहाँ पर बुलेट का एक क्वेश्चन है, फायरिंग सिचुएशन जो होता है उसके बारे में आपको समझाया जा रहा है इस तरह से। अब इसका हम लोग एनर्जी निकाले थे, अभी जस्ट अभी काइनेटिक एनर्जी निकाले थे, तो 1000 जूल आया था, 1 किलो जूल अभी निकाले थे जस्ट अभी, तुरंत आप पीछे देख लीजिए, ठीक है, हल्का सा। तो ये होता है। अब इसमें बोला जा रहा है ना, विथ स्पीड ऑन सॉफ्ट प्लाईवुड ऑफ थिकनेस 2 सेंटीमीटर। कह रहा है कि यहाँ पर एक प्लाईवुड है, और इसमें जा करके ये इसमें थिकनेस आपको 2 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। ऑन सॉफ्ट प्लाई वुड ऑफ थिकनेस 2 सेंटीमीटर द बुलेट इमर्जेज विथ ओनली 10% ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। कह रहा है कि यहाँ पर जो एक काइनेटिक एनर्जी है, इसमें जब ये इमर्ज करता है, इमर्ज मतलब इसके अंदर जब बुलेट पास होती है तो ओनली कितना परसेंट, 10% ऑफ इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से इमर्ज करता है, समझ गए। मतलब 10% ऑफ इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लेकर के ही अंदर जा पाता है, इस प्रकार से बोल रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है कि व्हाट इज द इमर्जेंट स्पीड ऑफ द बुलेट। तो जब इसमें इमर्ज किया तब यहाँ पर इमर्जेंट स्पीड क्या होगा, हमको यही बताना है। इसमें इमर्जेंट स्पीड बहुत सिंपल सी बात है कि 10% एनर्जी के साथ ही जाता है ना। तो हम लोग लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं, देख लीजिए आप लोग, है ना। तो 10% ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी हमारा है, कौन सा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, अगर हम इसको निकालते हैं तो 1000 का हमें करना पड़ेगा 10%, 10%, सेंट मीन 100 ऐसे। तो इसको हम लोग कट कर लेंगे यहाँ से, तो कितना आ जाएगा 100 जूल आ जाएगा। अब बताइए इतना से ये इंटर करता है, तो इंटर जब करता है तो हाफ mv स्क्वायर से इंटर करता है, और यह है इमर्जेंट स्पीड, और यह है मूविंग स्पीड। यहाँ पर जो हम लोग लिखे हैं ये भी है, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इसका मास हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोग को, ठीक है। तो यहाँ से हमें इमर्जेंट स्पीड चाहिए। इमर्जेंट स्पीड जब आप निकालिएगा बाबू, तो ये कितना हो जाएगा, 2 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 200,
है ना, और नीचे मास से डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा रूट ओवर। इस प्रकार से देखिए मास नीचे आ जाएगा, बाकी चीजें ऊपर चली जाएगी। तो इसको हम लोग लिख लेंगे 200, और मास को जब हम लोग लिखेंगे तो कितना लिखेंगे इसको, तो लिखेंगे 5 × 10⁻², kg। अभी तुरंत बताए थे कि केजी में कन्वर्ट कर दिए, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 × 10⁻²। ऐसे इस प्रकार से नीचे से ये ऊपर चला जाएगा, है ना। तब कितना हो जाएगा हमारा, यहां से देखिए इसको हम लोग 5 से भागा देंगे तो 5 के 20, 40 बार में हो जाएगा, और नीचे से ये 2 जीरो और ऐसे चले जाएंगे इस प्रकार से। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं कि कितना आ जाएगा यहाँ से। इसमें से अगर हम इसको 4 रख लेते हैं, 4 × 100 × और 10 ऐसे डिवाइड कर लेते हैं इस प्रकार से, तो जल्दी से सॉल्व किया जा सकता है। तो इसका 2 बाहर आ जाएगा, इसका 10 बाहर आ जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा √10 इस प्रकार से। तो 20 हो जाएगा, ये 20 और √10 आ जाएगा, और इसको हम लोग लिखेंगे मीटर पर सेकेंड। तो ये इमरजेंट स्पीड हो जाएगा, मतलब इतना के स्पीड से अंदर इसमें इंटर करेगा, समझ गए। जिसको सॉल्व करने के बाद जो है, इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा इमरजेंट स्पीड = 63.2 मीटर पर सेकेंड। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 10 का रूट निकालेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 दशमलव कुछ करके आ जाएगा, तो 20 × 60 लगभग 63.2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा इस प्रकार से। तो ये इसका इमरजेंट स्पीड हो जाएगा, समझ गए। इतना के स्पीड से अंदर इंटर करेगा। तो आप ऐसे देखो कि पहले स्पीड क्या था, पहले कितना था 200 मीटर पर सेकेंड, और बाद वाला स्पीड क्या है, बाद वाला, तो बाद वाला स्पीड है 63.2 मीटर पर सेकेंड। तो इसको तो हम लोग 100% बोलेंगे, ठीक है। और इसको हम लोग कितना बोलेंगे, तो इसको आप परसेंटेज निकालिएगा ना, इस तरह से नहीं कहते हैं जैसे कि 200 है तो 100% है, तो 1 है तो 100/200 हो जाएगा। तो मान लीजिए 63.2 है, तो 63.2 गुना 100/200 कीजिएगा। अब जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका जो है 31.5 लगभग इतना कुछ, है ना, परसेंट आ जाएगा। देखिए 31.5%, माने इतना के स्पीड से अंदर जा रहा है। तो कितना स्पीड कम हो गया, ये समझने वाली बात है ना। ठीक है, कितना स्पीड कम हो गया, तो आप 100 में से इसको माइनस कर दीजिए, 31.5 ऐसे माइनस कर दीजिए, तो यहाँ 5 आ जाएगा, 9 में से 8 आ जाएगा, दशमलव यहाँ पे आ जाएगा 6, 68.5। तो लगभग इतना परसेंट स्पीड जो है ना, ये रिड्यूस्ड हो गया। रिड्यूस्ड मतलब कम हो गया, इतना स्पीड कम हो गया इसमें। जैसे आप लोग समझ पा रहे हैं यहाँ पर, मतलब आप सोचिएगा कि 10% एनर्जी से अंदर जा रही है ना, तो 90% स्पीड कम हो गया होगा, नहीं, 68% एनर्जी क्या हो गया है, कम हो गया है। और जब अंदर गया तो कितना परसेंट एनर्जी के साथ है, कितना परसेंट स्पीड से गया है, तो 31.5, और स्पीड कितना कम हो गया, 68.5, इतना स्पीड कम हो गया। तो ये आपका सवाल में तो इतना ही पूछा था, इमरजेंट स्पीड क्या होगा, और कुछ नहीं पूछा था। व्हाट इज द इमरजेंट स्पीड ऑफ द बुलेट, तो हमारा आंसर हो जाएगा 63.2 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह का एक क्वेश्चन था आपके बुक में, एनसीईआरटी बुक में ये सवाल आपको दे रखा है ना, ये आपका बुक का क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसको हम लोग यहाँ से फिनिश करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक और क्वेश्चन जो आपको बुक में बहुत अच्छा वाला क्वेश्चन दे रखा है, तो उसको पढ़ेंगे, तब इसके बाद अगला वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ तक हो गया, ठीक। अब देखिए इसको मिटा देते हैं। तो देखिए सवाल कैसे दे रखा है आपको बुक में, है ना, ये भी आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ये भी इसी का क्वेश्चन है, ठीक है। और इसमें आपको बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो मैं शॉर्ट में आपको समझाऊंगा, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि एक वुमन है, पुशेस अ ट्रक ऑन रेलवे प्लेटफॉर्म, है ना, ट्रंक ऑन अ रेलवे प्लेटफॉर्म विच हैज रफ सरफेस। कह रहा है कि जैसे होता है ना इस प्रकार से, ऐसे रेलवे ट्रैक जो होता है, इसके ऊपर ऐसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक व्हील है, यहाँ पर व्हील है, ऐसे इस प्रकार से, है ना, इस तरह से बना हुआ है। मान लीजिए कि ट्रंक है ये, है ना,
ट्रंक, और इसको इस तरफ ऐसे इधर से पुश किया जा रहा है ना। कोई वुमन है, कोई एक लेडीज है, औरत है, जो इसको पुश कर रही है, धक्का दे रही है ऐसे इस प्रकार से। और यहाँ पर फ्रिक्शन भी है, फ्रिक्शन है ना, रेलवे प्लेटफॉर्म पे काम कर रही है। कहाँ पे हम लोग रेलवे प्लेटफॉर्म पे दिया हुआ है, तो प्लेटफॉर्म जो साइड वाला होता है, ये यहाँ पर ट्रैक मत समझिए, रेलवे प्लेटफॉर्म पर मतलब उसको धक्का देने का काम करिए, सिंपल ऐसे समझ लीजिए आप लोग, ठीक है। रफ सरफेस है, सी अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। अब आप ऐसे समझिए कि जब 10 मीटर चला तो फोर्स कितना लगाया, तो फोर्स इसमें आपको बोल दिया है कि फोर्स इसने लगाने का काम किया 100 न्यूटन, मतलब 10 मीटर तक धक्का दी तो 100 न्यूटन फोर्स लगाई, ठीक है, ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। देयर आफ्टर, इसके बाद सी गेट्स प्रोग्रेसिवली टायर्ड, मतलब वह धीरे धीरे थक गई। एंड हर अप्लाइड फोर्स रिड्यूसेस लीनियरली, और उसका फोर्स लीनियरली कम होते जाता है विथ डिस्टेंस टू 50 न्यूटन, मतलब कि नेक्स्ट जो है कि अब इसका जो फोर्स है वो रिड्यूस हो रहा है, लेकिन कैसे रिड्यूस हो रहा है, लीनियरली। अब कितना हो गया, तो 50 न्यूटन हो गया, ठीक है। the total distance through which the trunk has been moved is 20 मीटर। कह रहा है कि टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस है 20 मीटर, मतलब इसको धक्का दी 10 मीटर तक धक्का दी तो 100 न्यूटन के फोर्स से अभी फोर्स लीनियरली कम होने लगा, लीनियरली कम होने लगा, कम होते होते 50 न्यूटन आ गया, मतलब टोटल डिस्टेंस चला 20, तो बाकी का डिस्टेंस क्या होगा, ये वाला तो 10 मीटर हो जाएगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो बाकी का डिस्टेंस ये भी कितना हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। टोटल डिस्टेंस 20 मीटर है। प्लॉट द फोर्स अप्लाइड बाय द वुमन एंड द फ्रिक्शनल फोर्स विच इज 50 न्यूटन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। तो आपको यहाँ पर प्लॉट द ग्राफ, प्लॉट द ग्राफ है ना, और ग्राफ प्लॉट करने के लिए बोला है प्लॉट द फोर्स अप्लाइड, प्लॉट द फोर्स अप्लाइड बाय द वुमन एंड द फ्रिक्शनल फोर्स, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स का भी, तो आपको फोर्स का ग्राफ बनाना है, ये फोर्स का, और फ्रिक्शनल फोर्स इधर से लगेगा, इसका भी ग्राफ बनाना है, समझ गए, इस प्रकार से है ना। 50 न्यूटन, और फ्रिक्शनल फोर्स इसमें आपको दे रखा है, ये 50 न्यूटन है, तो 50 न्यूटन यहाँ पर भी है और पूरा डिस्टेंस तक 50 न्यूटन है। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स बाय द टू फोर्सेस ओवर 20 मीटर। कह रहा है कैलकुलेट द वर्क डन बाय द टू फोर्सेस ओवर 20 मीटर। तो हमको यहाँ पर प्लॉट द ग्राफ, ये भी काम हमको करके देना है, और हमें वर्क डन भी निकाल के देना है बाय टू फोर्सेस, टू फोर्सेस के द्वारा जो वर्क डन होगा वो भी हमें बताने की जरूरत है। तो ग्राफ पहले हम लोग बनाएंगे। देखिए ग्राफ किस तरह से बनाया जाएगा, इस तरह से देखिए, है ना, फोर्स के बीच में ग्राफ बनाना है, तो ये प्लस में रखे हैं तो अप्लाइड फोर्स है, और माइनस में रखे हैं तो माइनस का मतलब क्या हो जाएगा, फोर्स, माइनस का मतलब फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स 50 न्यूटन है और ये 100 न्यूटन है, तो यहाँ पे एक मार्किंग कर लेते हैं, -15 50 न्यूटन, और ये 0, और इसी तरह से यहाँ पर ये +50 और ये +100, है ना, इस तरह से 100 न्यूटन, फोर्स को न्यूटन में रख लेते हैं, ठीक है, ऐसे कर लिए। अब देखिए 10 मीटर तक जब चला तो इधर हम लोग रख लेंगे डिस्प्लेसमेंट, तो 10 मीटर, यहाँ पे 10 मीटर और यहाँ पे 10 मीटर, यहाँ पे 10 और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मीटर में, और यहाँ पर 20, ऐसे रख लेते हैं। समझ में आ रहा है, तो हमारा जो 100 न्यूटन का फोर्स है वो कितना दूरी तक है, 100 न्यूटन तक, मतलब ये हमारा फोर्स का ग्राफ बनेगा। देखिए इस तरह से, यहां से देखिए, ये समझ में आ रहा है। अब फिर लीनियरली फोर्स कम हो गया, और कम होकर के कितना हुआ, 50 न्यूटन, 50 मतलब ये वाला लाइन और इसके सामने, ऐसे देखिए इस तरह से यहां पे आ जाएगा, तो फोर्स हमारा यहां से अब डिक्रीज कर जाएगा, ऐसे ये फोर्स हो जाएगा। तो ये ग्राफ बन चुका है ना। और फ्रिक्शनल फोर्स हमको टोटल शुरू से लेकर लास्ट तक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, इसलिए इसका ग्राफ नीचे की ओर बनेगा, यहां से लेकर के यहां तक। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स का ग्राफ है और ये अप्लाइड फोर्स का ग्राफ है ना। 10 मीटर तक 100 न्यूटन है, फिर प्रोग्रेसिवली फोर्स क्या हो गया, लीनियरली कम होते गया, कम होते होते कितना हुआ है, 50 न्यूटन हुआ, इसलिए यहाँ पे ग्राफ खत्म हो गया, इस प्रकार से। तो ये ग्राफ बन चुका है, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर हमको एरिया निकालना है
तब जा करके एरिया अंडर एफएक्स कर्व निकालेंगे, तब हमें वर्क डन निकल करके आ जाएगा। तो एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक एरिया इसका हम लोग ले लेते हैं, बहुत सिंपल आयताकार हमको दिख रहा है तो इसलिए इसका हम लोग डायरेक्ट बना लेते हैं एक सिंपल, है ना। तो क्या हो जाएगा, एरिया इसका वाला ये फर्स्ट एरिया और ये सेकेंड पोर्शन का एरिया, दो एरिया में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हो जाएगा L इंटू बी, है ना, ये लंबाई गुने चौड़ाई और ये 10 हो जाएगा, प्लस यहाँ से हम लोग इसका एरिया निकालेंगे ट्रेपीजियम का इसका, तो ये हमारा और ये पैरेलल साइड हो जाएगा और ये इसका हाइट बन जाएगा। तो पैरेलल साइड कैसे लिखा जाता है, ये वाला, है ना, 100 हो जाएगा, प्लस ये वाला पैरेलल साइड कितना हो जाएगा 50 बाई, और इसका हाइट कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, तो पहले तो 2 रखेंगे और फिर हाइट हो जाएगा 10, है ना। ट्रेपीजियम का एरिया होता है a प्लस बी बाई 2 इंटू एच होता है, इससे एरिया निकलता है ट्रेपीजियम का। तो आप लोग देख लीजिएगा इसको, तो ये हो जाएगा कितना हमारा, ये 5 बार में कट जाएगा, ये 150 गुने 5 करेंगे तो हो जाएगा 750, तो ये 1000 हो जाएगा प्लस 750 हो जाएगा, टोटल 1750 जूल हो जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल 1750 जूल हो जाएगा। और दूसरा नंबर हम लोग निकालेंगे वर्क डन बाई फ्रिक्शन। तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन देखिएगा आप लोग, तो क्या निकल करके आने वाला है, यहाँ से देखिए ये वाला एरिया पूरा, ये जो एरिया यहाँ पर बना हुआ है ये क्या है, वर्क डन बाई फ्रिक्शन है। तो इसका निकाल लेंगे, तो लंबाई कितना है 20 और चौड़ाई कितना है -50 इक्वल टू 1000 जूल। तो माइनस में 1000 जूल इक्वल टू 1000 जूल। तो इसका वर्क डन क्या होगा, निगेटिव वर्क डन होगा फ्रिक्शन का। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग दोनों निकाल लिए। ठीक है, तो ये सवाल हमारा यहाँ पे खत्म हो जाता है। और अगला पार्ट में जो पार्ट नंबर 5 कराया जाएगा उसमें हम लोग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग पढ़ेंगे, डेरिवेशन पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल पढ़ेंगे और फिर आगे देखेंगे हमको क्या करना है। ठीक है, तो आज यहीं तक। ठीक, चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए।